आज टॉपिक नया चैप्टर क्लास 12th का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू करने जा रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके अंदर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहा जाता है रीजन जानेंगे, ठीक है। और इस पूरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हमारा रहने वाला है, पहला है कि हम लोग सारे पोस्टुलेशन पढ़ेंगे जितनी भी थ्योरीज है उसमें सबसे पहले वर्नर थ्योरीज के बारे में पोस्टुलेशन पढ़ेंगे। फिर कई सारे टर्म्स जो रिलेटेड आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, जैसे कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हो गया, सेंट्रल एटम हो गया, आयंस हो गया या लिगेंड हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो गया, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, होमोलैप्टिक हो गया, हेटेरोलैप्टिक हो गया। ये सारे टर्म्स भी हम लोग इस चैप्टर में जान पाएंगे और कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे जो जरूरत होती है इन दी नेमिंग ऑफ दीज कंपाउंड। तो इन कंपाउंड की जब नेमिंग की जाती है तो उसके लिए कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं, वो भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। फिर उसके बाद फॉर्मूलाज को हम कैसे लिखते हैं वो भी समझेंगे। और इन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म किस तरीके से होती है। आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट इसका स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल, ठीक है, ज्योमेट्री इसकी डिफरेंट होगी, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इसके बाद है ना हम लोग जो बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं और कैसा उनका नेचर होता है, यही पढ़ेंगे हम लोग। और इसको पढ़ने के लिए दो थ्योरीज की हेल्प लूंगा। एक होगा, हेल्प ली जाएगी, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी हो जाएगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो जो वर्नर थ्योरीज के अंदर कमियां थी उसको दूर की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, और जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जो थोड़ी बहुत बची हुई कमियां थी वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। तो इन तीनों थ्योरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे डेली लाइफ में किस तरीके से होता है ये भी हम लोग जान पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, ठीक। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, स्टार्टिंग में जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डिस्कवरी हुई तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब ही हो गया कि ये कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर होगा, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ये खुद अपने आप में, ठीक है, सिंपल नहीं है। जैसे NaCl हो गया तो सिंपल हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सब सिंपल है। लेकिन फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक, तो इसमें फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट दो कंपाउंड एक साथ मिल जाते हैं, प्लस हाइड्रेट भी मिल जाता है, तो ये बना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। फिर उसके बाद जितने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो सब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आते हैं। तो जो फेरस अमोनियम सल्फेट है उसको हम लोग डबल सॉल्ट कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बहुत सारे डेली लाइफ में यूजेस हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस है, मेडिसिनल यूजेस है, और टेक्सटाइल डाइंग के अंदर यूज किया जाता है, प्लस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर यूज किया जाता है। क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन, विटामिन B12 बहुत ही अच्छे एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, ठीक। तो जब ये डिस्कवर हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो सबसे पहले अल्फ्रेड वर्नर नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कुछ कंपाउंड बनाए कोबाल्ट को लेके, क्लोरीन को लेके और अमाइन को लेके, ये कंपाउंड बनाए। इस कंपाउंड के अंदर इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट है ना ऐड कर दिया। सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने के बाद वो उन्होंने देखा कि एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ठीक? वो है AgCl, मतलब सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिल्वर नाइट्रेट है ना ऐड कर दिया गया, वो भी एक्सेस पे किया गया, कोल्ड टेम्परेचर को कोल्ड रखा गया, ठीक है, और AgCl इसमें प्रेसिपिटेट बनने लगा। अब ये प्रेसिपिटेट का अमाउंट जो है ना वो अलग अलग आने लगा, ठीक है। अलग अलग कंपाउंड को लेकर, मतलब कंपाउंड तो सेम ही बने थे, सेमी क्वांटिटी के क्लोराइड इसमें प्रेजेंट थे, बट उनमें हर किसी में अलग अलग प्रेसिपिटेशन हो रही थी। तो इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन देखा। इस ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले और वही उनकी बन गई वर्नर थ्योरी, और इसी वर्नर थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहां देखिए, इन्होंने
तीन एटम, एक तो क्लोरीन कोबाल्ट लिया, क्लोरीन लिया और अमाइन लिया, ठीक है। इन तीनों को मिला के उन्होंने कंपाउंड बनाया। अब ये कंपाउंड बनाने के बाद एक केस के अंदर तो 3 मोल ऑफ AgCl निकल रहा था, दूसरे केस में 2 मोल ऑफ AgCl निकल रहा था, प्रेसिपिटेट बन रहा था, और तीसरे और चौथे केस में 1 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट बन रहा था। ठीक, यहां पर अलग अलग मोल्स में AgCl की प्रेसिपिटेशन हो रही थी। ये बात भी कंफर्म हो रहा था थ्रू दी कंडक्टिविटी मेजरमेंट। यहाँ पे कंडक्टिविटी मेजरमेंट की गई सॉल्यूशन के अंदर, तब जाके पता चला कि ये सब भी AgCl की जो कंसंट्रेशन है वो भी अलग अलग है। यानी एक तरह से कंडक्टिविटी मेजरमेंट से ये कंफर्म हो गया कि प्रेसिपिटेशन अलग अलग अमाउंट पे हो रहा है। तो ऐसा होता क्यों था? ऐसा रीजन इसके पीछे ये था कि वर्नर ने कहा कि 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। तो जब प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वही सिल्वर के साथ रिएक्ट कर सकती है, जितने प्राइमरी वैलेंसी से बॉन्डेड क्लोरीन होंगे वही रिएक्ट करेंगे, बाकी जो सेकेंडरी वैलेंसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे क्लोरीन, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे। यानी उन्होंने कहा कुछ इस तरीके के पहले वाले केस में कंपाउंड को कुछ इस तरीके से लिखा, कोबाल्ट एंड NH3 6 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर Cl3। ठीक, तो यहां पे क्लोरीन, ये क्लोरीन दिख रहा है, ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाली क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो अमाइन है ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है ना, तो इसीलिए 3 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट किया हुआ है। सेकेंड केस की हम लोग बात करें तो उसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्क्वायर कुछ अलग है। ठीक है, कोबाल्ट NH3 ब्रैकेट में कितने हैं टोटल? 5 है, एक क्लोरीन अंदर आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है, और ये क्लोरीन 2 हो जाएगा। देखो अब क्या है, यहाँ पे ये जो क्लोरीन है ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, यानी ये प्राइमरी वैलेंसी में इन्वॉल्व है, और ये वाला जो क्लोरीन है ये सेकेंडरी वैलेंसी में इन्वॉल्व है। ये कभी भी सिल्वर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सिल्वर के साथ रिएक्ट सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी वाले क्लोरीन ही करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्नर ने कहा। तो इसी वजह से यहाँ पर 2 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट निकल कर आया है सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे वाले केस के अंदर क्या है, कोबाल्ट NH3 4 Cl2 एंड Cl। ठीक, ये दोनों के लिए फॉर्मूला है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, सेम है। ठीक, बट इसकी कोऑर्डिनेशंस अलग अलग होगी, जैसे इनकी ये एक दूसरे के आइसोमर है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, यानी इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे ये क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी में इन्वॉल्व है, जो कि एक क्लोरीन है, यही प्रेसिपिटेशन में भी इन्वॉल्व होगा, यानी Ag के साथ रिएक्ट करके AgCl फॉर्म करेगा, यानी सिल्वर नाइट्रेट जैसे ही डाला ये AgCl बना देगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो 2 क्लोरीन दिख रहे हैं ये वाले, ये है सेकेंडरी वैलेंसी में इन्वॉल्व, ये कभी भी सिल्वर के साथ रिएक्शन नहीं करते किसी भी केस में। इसी वजह से दीज क्लोरीन आर नॉट फॉर्मिंग प्रेसिपिटेट विद सिल्वर। ठीक है, दे डू नॉट इन्वॉल्व इन द प्रेसिपिटेशन, so therefore only 1 mole of AgCl is precipitated out of the solution। यही कारण है कि हमें सिर्फ 1 मोल दिख रहा है, इसी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। तो वर्नर ने इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि सेकेंडरी वैलेंसी होती है और प्राइमरी वैलेंसी होती है, बट वर्नर ने, ठीक है, इसको पूरा एक थ्योरी दिया और अपनी पोस्टुलेशन सामने रखी। वो पोस्टुलेशन क्या थी? पहली पोस्टुलेशन में कहा कि जो कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो 2 तरह की वैलेंसी शो करता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो 2 तरह की लिंकेज शो करता है, एक हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी।
ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो आयनाइज हो जाता है, आयंस बना देते हैं, ठीक है। और जल और है ना, ठीक है, और सेटिस्फाई बाय द नेगेटिव आयंस, ये नेगेटिव आयंस से ही सेटिस्फाई होते हैं। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा नेगेटिव आयन से ही सेटिस्फाई होगा और ये हमेशा आयोनाइज हो जाएंगे, इन्होंने दूसरी बात कही। तीसरी बात इन्होंने ये कहा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये नॉन आयोनाइजेबल है, यानी आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया, आयंस की फॉर्मेशन सेकेंडरी वैलेंस नहीं करेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो हमने लिखा, ठीक, यहाँ पे ये जो क्लोरीन लिखे हैं, 2 क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हैं। ये सेकेंडरी वैलेंसी में इन्वॉल्व है ना, तो जब मैं इसको पूरे कंपाउंड को डिसॉल्व करूंगा वाटर के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, ये क्लोरीन आयन नहीं बनने वाले। लेकिन ये क्लोरीन जो कि प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्लोरीन आयन बन जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से ऊपर वाले केस में भी है, यहाँ पे 2 क्लोरीन आयन बनेंगे क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्लोरीन जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये कभी भी आयनाइज नहीं करेगा। यहाँ पे वो क्लोरीन है ही नहीं, 3 क्लोरीन आयंस बनेंगे और यही 3 क्लोरीन प्रेसिपिटेट भी फॉर्म करते हैं, ठीक है। और नाउ उन्होंने सेकंड बात में ये कहा कि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होते हैं और ये सेटिस्फाई होते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नेगेटिव आयन से, ठीक है। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाला न्यूट्रल मॉलिक्यूल होना ही चाहिए या फिर नेगेटिव आयन होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी ये इक्वल नंबर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का, अभी एक छोटे तौर पे आपको एग्जांपल में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, मतलब जैसे कोबाल्ट है, ठीक है, इस केस में कोबाल्ट है, ऊपर वाले केस में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोबाल्ट है, इसी का ये कोबाल्ट है। इस कोबाल्ट के साथ क्लोरीन भी है, अमाइन भी है, तो टोटल 5 अमाइन है और यहाँ पे 1 क्लोरीन है, 6। तो जितनी क्वांटिटीज में ये मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं इस मेटल एटम को, उसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर में आप प्राइमरी वैलेंसी वाले को काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी वाले को ही काउंट करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर टेल करने के लिए। चौथा इन्होंने कहा कि द आयंस एंड ग्रुप बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल have characteristic spatial arrangement corresponding to different coordination number। स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब होता है स्पेस के अंदर स्पेस जो अराउंड है मेटल सेंट्रल एटम आयन यानी कोबाल्ट के अराउंड जितनी भी स्पेस है उसके अंदर सेकेंडरी वैलेंसी के जो लिंकेज है वो किस तरीके से अरेंज है, जो आयंस है या जो ग्रुप है, जैसे क्लोरीन और अमाइन हुआ, तो ये क्लोरीन और अमाइन है ना, किस तरीके से उसके चारों तरफ कोबाल्ट के चारों तरफ अरेंज है ना, यही बताया गया। और इसी स्पेशियल अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ठीक है। इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, ठीक है। अभी ये लिखा हुआ है, अब है ना यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट में बहुत सारे जो है बहुत सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो शेप होता है, ज्योमेट्री होती है, वो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के ही ज्यादा कॉमन दिखते हैं, ठीक है। ये सारे एग्जांपल हैं ऑक्टाहेड्रल के, अमाइन 6 यहाँ पे, ये सब ऑक्टाहेड्रल वाले जिससे 6 लिगेंड है। ये CO4 एंड PTCl4, एक तो ये वाला टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्योंकि Cl4 है ना, तो 4 क्लोरीन होने की वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्लोरीन 4 है।
इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप जो है टोटल 4 है, ब्रैकेट के अंदर 4 कार्बोनिल ग्रुप है, तो हम कह देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। ठीक है, ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे सेम है, इसको बिल्कुल मैच कर रहा है PtCl4 से। तो इसमें इस वाले का शेप टेट्राहेड्रल हो जा रहा है, इस वाले का शेप स्क्वायर प्लेनर हो जा रहा है। क्यों? इसी का आंसर वर्नर थ्योरीज में हमें मिल नहीं पाता है, इसी वजह से जरूरत पड़ी हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ठीक, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके बाद आई थी, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम लोग टर्म्स भी जान लेंगे और कुछ डबल्स, और एक और कॉन्सेप्ट है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस, वो भी समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग है ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बताया गया, देखो यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी क्वेश्चन क्या, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद द एक्वस सॉल्यूशन असाइन द सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी ना डिटरमाइन कर रही है, तो यहाँ पे PdCl2 4NH3। ठीक है, और यहाँ पे बता दिया है कि मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ। ठीक है, अब ये बता दिया है कि 2 मोल है ना AgCl प्रेसिपिटेट किया है, अगर हम एक्सेस में AgNO3 डाल देते हो तो सीधी सी बात है 2 मोल जो है AgCl निकलने का मतलब है कि ये Cl PdNH3, ठीक है, 4 और Cl2, यानी ये Cl बाहर रहेगा, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, तभी 2 बाहर रहेंगे तो तभी ये क्या कर पाएंगे, 2 मोल ऑफ AgCl को हम प्रेसिपिटेट आउट कर पाएंगे। तो पहली बात है इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ देखिए NH3 है, तो ये NH3 टोटल 4 है। ठीक है, 4 है, तो PD के अराउंड टोटल 4 है, तो हम इसे क्या कहेंगे कि इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 4। इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी निकली, 4। नाउ NiCl2 6H2O, इसमें भी 2 मोल निकल रहा है, यानी कि ये क्लोरीन है, ये 2 बाहर है, बाकी 6H2O जो है ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 6H2O होने की वजह से सेकेंडरी वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 6, जितने अमाउंट में ये रहेंगे, तो इसकी भी सेकेंडरी वैलेंसी 6 आएगी। देखो यहाँ पे 6 है, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी पहले वाले की 4 है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, इस पहले वाले की 4, दूसरे वाले की 6। ठीक है, अब इसके अंदर 2 HCl है, ठीक है, और CCl4 है। ठीक, इसमें जीरो प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब पूरा का पूरा जो HCl भी हो गया और Cl4 भी हो गया, ये सब इन्वॉल्व है सेकेंडरी वैलेंसी में। जीरो प्राइमरी वैलेंसी जीरो है, प्राइमरी वैलेंसी में कोई भी क्लोरीन इन्वॉल्व नहीं है, तो इस केस में 4 क्लोरीन, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 क्लोरीन, ठीक है, 4 क्लोरीन एंड 2 HCl, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 आएगी, और यहाँ पे देखो थर्ड में आप 6 देख रहे हैं। ठीक है, नाउ इसके अंदर क्या है, फोर्थ के अंदर 4NH3 Cl3, ठीक है, कोबाल्ट में Cl3 4NH3, इसमें 1 मोल AgCl का डिपोजिशन हुआ है, इसका मतलब एक क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी बाकी नहीं कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है सेकेंडरी वैलेंसी में कितने इन्वॉल्व है, 3 क्लोरीन है, यहाँ पे हमें सिर्फ 2 क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी में इन्वॉल्व है और 4 NH3 इन्वॉल्व है, तो 4 + 2 टोटल कितनी सेकेंडरी वैलेंसी होगी, 6। ठीक है, अगेन 6, यानी सेकेंडरी वैलेंसी 6। फोर्थ का भी आंसर आपको यहाँ दिख रहा है, ये 6 है यहाँ पे, और उसका भी 6 सेकेंडरी वैलेंसी हो रहा है। नाउ एक लास्ट हम लोग कर लेते हैं, क्लोरीन 2 है, ठीक है, क्लोरीन 2 है और अमाइन भी 2 है, और इसमें जीरो प्रेसिपिटेशन हुआ है, यानी प्राइमरी वैलेंसी भी क्या है, 0 है, यानी 0 क्लोरीन आउटसाइड दी स्क्वायर ब्रैकेट। अगर मैं लिखना चाहूं तो PtCl2
डॉट डॉट नहीं NH3 ब्रैकेट में 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ बाहर कुछ भी नहीं है, ये बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ खाली रहेगा एकदम। दो अमाइन ग्रुप है, दो क्लोरीन ग्रुप है, तो टोटल कितने हुए 4, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 4 होगी और ये फिफ्थ के अंदर आपको आसानी से दिख रहा है कि 4 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेकेंडरी वैलेंसी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। बात करें हम लोग डिफरेंस की कि डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, एक कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो डबल सॉल्ट में क्या है, जैसे फेरस सल्फेट है और अमोनियम सल्फेट है, तो जब आप इसको डिसॉल्व कर देंगे वाटर के अंदर तो ये दोनों सॉल्ट अलग अलग बनेंगे। फेरस सल्फेट अलग हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट अलग हो जाएगा। इस अमोनियम सल्फेट में एक अमोनियम आयन मिलेगा, एक सल्फेट आयन होगा। फेरस सल्फेट में एक फेरस आयन मिलेगा और एक सल्फेट आयन होगा, ठीक। इसी तरीके से पोटेशियम में पोटेशियम अलग मिलेगा, अल्युमिनियम अलग मिलेगा, सल्फेट अलग मिलेगा, ठीक है, डिसॉल्व कर देंगे। बट अगर हम बात करें यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स आयन दिया हुआ है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है, ये K4FeCN6, तो ये जो स्क्वायर के अंदर है ये अलग आयनाइज होगा, K4 अलग आयनाइज होगा। बट ऐसा नहीं होगा कि आयरन जो है वो अलग आयनाइज हो जाए और ये साइनाइड ग्रुप जो है वो अलग आयनाइज है, नहीं, ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ये कभी भी आयनाइज नहीं होंगे। लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है पोटेशियम 4, ठीक है, ये आयनाइज हो जाएगा, ठीक। और ये आयन हो गए पोटेशियम और ये FeCN6 4 नेगेटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नाउ वी विल मूव आउट टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड पर्टेनिंग टू द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जो भी मैंने आपको कोऑर्डिनेशन फॉर्मूला लिखा था, जैसे PTCl2NH3 ब्रैकेट में 2, ये वाला लास्ट वाला ये केमिकल फॉर्मूला मैंने लिखा था। तो जो भी स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूं उसे मैं कह दूंगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी को ही हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर करते हैं। देखिए ये स्क्वायर के अंदर लिखा है, यहाँ देखिए ये स्क्वायर के अंदर लिखा है, इधर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो रहा है, इधर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होगा सब के सब पूरा क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। यहाँ पे भी देखिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये भी क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये भी है कोऑर्डिनेशन। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेंट्रल एटम ऑब्लिक आयन, मतलब सेंट्रल एटम और आयन की बात करेंगे। तो सेंट्रल एटम और आयन हमेशा ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर जो एटम बॉन्ड सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी दोनों का यूटिलाइजेशन करता है, यानी प्राइमरी वैलेंसी से भी कंबाइन करे, सेकेंडरी वैलेंसी से भी कंबाइन करे, उसे हम लोग कहते हैं मेटल एटम, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम यहाँ क्या है, कोबाल्ट है। यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, आयरन है। यहाँ पे सेंट्रल एटम निकल का भी होता है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव भी होता है, आयरन 3 पॉजिटिव भी होता है। यहाँ पे देखिए निकल है, ठीक है। तो ये सेंट्रल एटम है और ये सेंट्रल एटम एज अ लेविस एसिड काम करते हैं। क्यों, लेविस एसिड का मतलब क्या हो गया, अगर हम बात करें लेविस एसिड की, तो लेविस एसिड होता है those who accept इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे उसे हम कह देते हैं लेविस एसिड। तो ये सारे के सारे जो है, ये निकल हो गया, निकल 2 पॉजिटिव हो गया, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव हो गया, आयरन 2 3 पॉजिटिव हो गया, ये भी क्या है, लेविस एसिड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। नाउ हम बात करेंगे लिगेंड्स के बारे में। लिगेंड्स हम बात करेंगे लिगेंड्स के बारे में। तो लिगेंड्स जो है वो न्यूट्रल एटम या फिर नेगेटिव आयन एटम होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ है ना 2 चीज आप याद रखिएगा कि इसमें या तो नेगेटिव आयन होगा या फिर न्यूट्रल एटम होगा, और तीसरा केस नहीं बनता है, ठीक है। एक तो हो जाएगा न्यूट्रल या फिर नेगेटिव आयन, ठीक है।
नेगेटिव आयन है तो ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो डोनेट कर सकता है, बट न्यूट्रल एटम कैसे? न्यूट्रल एटम में भी वही वाले मॉलिक्यूल, न्यूट्रल ग्रुप, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में वही वाले मॉलिक्यूल आ जाएंगे या वही वाले एटम आ जाएंगे जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा, वो लोन पेयर डोनेट कर पाए, ठीक है। तभी हम लोग न्यूट्रल ग्रुप हो जाएगा या मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है, तभी ना उसे हम लिगेंड कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रल एटम ऑब्लिक आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करके कोऑर्डिनेट एंटिटी बनाता है। एंटिटी का मतलब वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहां से लेके इधर तक, ठीक है, ये पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। ये लिगेंड की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल NH3 है, ये हाइड्रोजन लग गया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेटल से कंबाइन है ना, हाइड्रोजन भी कर रहा हूं और नाइट्रोजन भी कर रहा है, ये भी है, ये वाला हाइड्रोजन भी, ये वाला हाइड्रोजन भी, ये वाला हाइड्रोजन भी, ये तीनों कर रहे हैं और प्लस नाइट्रोजन भी कर रहा है, नहीं, ओनली वन एटम इज इन्वॉल्व इन द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को, तो नाइट्रोजन क्या कहलाएगा? डोनर एटम। नाइट्रोजन क्या कहलाएगा? डोनर एटम, ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। तो इसी डोनर एटम के बेसिस पे हम लिगेंड्स को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है यूनिडेंटेट, ठीक है। यूनिडेंटेट का मतलब है कि एक ही एटम प्रेजेंट होगा, ठीक, एक ही एटम प्रेजेंट होगा, जैसे कि क्लोरीन हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, एग्जाम्पल बताया था अभी NH3 का। तो इसमें क्लोरीन के अंदर तो क्लोरीन है ही, ठीक है, H2O के अंदर हाइड्रोजन तो नहीं करेगा, लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है जो कि डोनेट करता है। उसी तरीके से नाइट्रोजन NH3 यानी अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह के लिगेंड जिसमें सिर्फ एक ही एटम डोनर है उसे हम यूनिडेंटेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम लोग डाइडेंटेट यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल इथाइलिन डाइअमाइन CH2 इथेन 1,2 डाइअमाइन, सॉरी इथेन 1,2 डाइअमाइन NH3 एंड NH3। तो इसमें नाइट्रोजन के ऊपर जो 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, ये दोनों ही इन्वॉल्व हो जाते हैं डोनेशन में, ये वाला नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ठीक है, क्योंकि 2 डोनेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डाइडेंटेट, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा किसी में डोनेशन आ जाए, डोनर एटम आ जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीडेंटेट। जैसे इथाइलिन डाइअमाइन, ये रहा इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट ग्रुप है, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, ये चारों ऑक्सीजन डोनर एटम जैसा फंक्शन करेंगे, प्लस नाइट्रोजन भी एज अ डोनर एटम प्रेजेंट फंक्शन करता है। तो ये टोटल क्या हुआ? 6 हो गए। 6 वाले को हम क्या कहते हैं? 6 वाले को हम लोग कहते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? थाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा, ठीक है। और इसका नाम है इथेन 1,2 डाइअमाइन, नहीं ये वाला अलग है, ठीक है। इसके पास 3 है, तो ये ट्राइडेंटेट हो जाएगा, ठीक। नाउ यहाँ पे कब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोबाल्ट डाल दिया, ठीक है, तो इस नाइट्रोजन ने भी डोनेट किया, ठीक है, इस नाइट्रोजन ने भी डोनेट किया और इस नाइट्रोजन ने भी डोनेट किया, क्लास में इसने भी डोनेट किया, इसने भी डोनेट किया। तो एक तरह से ये जो चीज है यहां से लेके यहां तक, ये एक रिंग बन रहा है, रिंग,
ठीक है, मतलब ये कोबाल्ट भी मेंबर है, नाइट्रोजन भी मेंबर है, ये कार्बन भी मेंबर है, ये वाला कार्बन भी मेंबर है और ये नाइट्रोजन भी मेंबर है। मैं एक बार मार्कर आपको पॉइंटर से दिखा देता हूँ। ये कोबाल्ट भी मेंबर है इस रैंक का, नाइट्रोजन भी मेंबर है, कार्बन भी मेंबर है, ये वाला कार्बन भी मेंबर है, ये वाला भी नाइट्रोजन मेंबर है, यानी टोटल 5 मेंबर है। तो इस तरीके से जब रिंग बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं चिलेट, चिलेट लिगेंड। क्यों? क्योंकि ये रिंग बनाता है और इस रिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करने में बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, और अब जितने ज्यादा, ठीक है, नंबर ऑफ लाइगेटिंग ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे डेंसिटी ऑफ द लिगेंड। उस लिगेंड के अंदर डोनर एटम जितने ज्यादा रहेंगे या जितने नंबर्स में रहेंगे उसी को हम लोग कहेंगे डेंसिटी। जैसे इसमें ऑक्सीजन भी है 1 2 3 4 5 6, तो इसकी डेंसिटी 6 हुई। जिसमें 2 होंगे उसका 2 होगा, जिसमें 3 हो जाएंगे उसमें 3 हो जाएंगे। ठीक है, 3 डेंसिटी हो जाएगा, जिसमें 4 होगा 4। लेकिन ऐसा होता है कि जहां पे 2 डोनर एटम हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ये है नाइट्रो ग्रुप, नाइट्राइटो ग्रुप, तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी एक डोनर ग्रुप है और ये एक ऑक्सीजन भी डोनर एटम है। ठीक है, ये दोनों डोनर एटम है और दोनों ही डोनेशन करके बॉन्ड बना सकते हैं, बट कभी भी ये दोनों डोनेशन नहीं करेंगे एक साथ, ये कभी भी एक साथ डोनेशन नहीं करने वाले हैं। तो एक अगर ऑक्सीजन ने डोनेट करके बना लिया मेटल के साथ बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो नाइट्रोजन नहीं बनाएगा इस मेटल के साथ या किसी और मेटल के साथ। लेकिन अगर नाइट्रोजन ने बना लिया तो ऑक्सीजन नहीं बनाएगा। ठीक है, तो जब नाइट्रोजन से होता है तो हम नाइट्रो कह देते हैं, और जब ऑक्सीजन से बनता है बॉन्ड तो हम इसको नाइट्राइटो कह देते हैं। ठीक है, यहाँ नाइट्राइटो 1N लिखा हुआ है, नाइट्राइटो O लिखा हुआ है, बट ऐसा ही है। ठीक, फिर उसके बाद थायोसाइनेटो, यस, ठीक है, थायो सल्फर के लिए थायो यूज करता है, CN के लिए साइनाइट हो गया। ठीक है, ये सल्फर जो है मेटल के साथ बॉन्डेड होगा और नाइट्रोजन जो है ये मेटल के साथ बॉन्डेड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि HCl जो 2 अलग अलग एटम है, नाइट्रोजन और सल्फर, 2 अलग अलग डोनर एटम यहाँ प्रेजेंट है। तो इस तरह का जब केस हमें मिल जाएगा तो इसको हम कहते हैं एम्बीडेंटेट। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट टर्म है वो है एम्बीडेंटेट, आप याद रखिएगा, एम्बीडेंटेट लिगेंड जिनके पास 2 लाइगेटिंग ग्रुप होते हैं, या हम लोग कह सकते हैं 2 डिफरेंट डोनर एटम होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें नाइट्रो ग्रुप हो गया, थायोसाइनाइड ग्रुप हो गया। ठीक है, और नाउ अगला जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड के आसपास जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम ये जैसे कि आयरन हो गया, उसके चारों तरफ जो भी जितने भी लिगेंड अटैच्ड है उससे, जैसे कि ये ऑक्सिलेट है हमारे पास, ये ऑक्सिलेट 3 टाइम है, 3 टाइम है, बट ये ऑक्सिलेट क्या है, ये ऑक्सिलेट, एक सेकेंड आपको, ये ऑक्सिलेट जो है 3 टाइम है, बट ये ऑक्सिलेट का कौन से कोऑर्डिनेट, ये डेंटेट जो है डेंसिटी है वो 2 है, तो टोटल इसकी वजह से 6 हम लोग कहेंगे, इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, वैसी तरीके से यहाँ पे प्लैटिनम का देखिए यहाँ पे क्लोरीन PTCl6, इस तरीके से यहाँ आ जाता है हम लोग। ठीक है, क्या हो गया PTCl6, तो 6 क्लोरीन अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी टू प्लैटिनम। तो सेकेंडरी वैलेंसी से जितने एटम अटैच्ड होंगे वही, जितने ग्रुप अटैच होंगे वही क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और निकल जो है उससे अमाइन अटैच है वो भी कितने, 4। ठीक है, जो सेटिस्फाई कर रहे हैं निकल की सेकेंडरी वैलेंसी को, तो 4 ये क्या हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यही बात लिखिए, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम एंड निकल्स आर 6 and 4 respectively. Similarly in the complex FeC2, ठीक है, O4 3 नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो
ऑक्सिलेट आ गया। अब ऑक्सिलेट में 3 ही लिखा है तो आप कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्यों? क्योंकि ऑक्सिलेट में ऑक्सिलेट एक्चुअली डाइडेंटेट होता है, ठीक है। जैसे ऑक्सिलेट का ये होता है इस तरीके से, ठीक, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी एज अ डोनर एटम वर्क करता है, ये ऑक्सीजन भी डोनर एटम करता है, तो 2 ऑक्सीजन डोनर एटम करते हैं और ये आयरन के साथ कुछ इस तरीके से अटैच होते हैं। मैं आयरन को येलो कलर से, येलो कलर तो दिखता ही नहीं है, ठीक, Fe अटैच्ड हो गया, ये भी अटैच हो गया और टोटल 3 है ना। ये भी अटैच है, ये भी अटैच है एंड कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ये भी अटैच है और ये वाला कार्बन भी इससे अटैच है, ठीक। तो टोटल देखिए 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि जो ऑक्सिलेट है वो उसके पास 2 डोनर एटम है, एक ऑक्सीजन ये वाला डोनर एटम है, ये है, तो वो 2 बनाता है और एक रिंग भी बन गया। आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर रिंग बन चुका है, ये एक चिलेट की भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी, क्योंकि ये 6 सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से EN यानी इथीन 1,2 डाइअमाइन के अंदर, इथीन 1,2 डाइअमाइन का स्ट्रक्चर है कार्बन कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है, और हो जाएगा NH2, ठीक। तो ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये 2 लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाते हैं इन सेटिस्फाइंग द सेकेंडरी वैलेंसी, तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये दोनों ही इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो एक EN पे 2 डोनर एटम है, 2 सेकेंडरी वैलेंसी डिफाइन करिए, टोटल कितने EN है? 3 EN है, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा? टोटल 6। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 6 आएगा, यानी कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से ऑक्सिलेट भी बताया गया है, क्योंकि ये डाइडेंटेट है। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है इस बुक के अंदर भी कि ये डाइडेंटेट है, मोनोडेंट, और ट्राइडेंटेट होगा तो उसी हिसाब से उसके कोऑर्डिनेशन नंबर में कंट्रीब्यूशन होगी। अगर हेक्साडेंटेट है तो उसी हिसाब से उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी होगा, ठीक है। नाउ अब बात कर लेते हैं एक और सेंटेंस है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, डिटरमाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय द लिगेंड्स विद द सेंट्रल एटम, पाई बॉन्ड if formed between the ligand and the central atom are not counted for this purpose, ठीक है। पाई बॉन्ड को नहीं काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करेक्ट किया जाता है, ठीक है, एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। और यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अब कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है? जो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज होती है उसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना लिखा गया है यही क्या है? कोऑर्डिनेशन स्पेयर होते हैं, और ये नॉन आयोनाइजेबल होते हैं, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर होगा ये नॉन आयोनाइजेबल होगा, इसके बाहर जितना होगा वो आयोनाइजेबल होता है, ठीक है, नॉन आयोनाइजेबल होगा। और इसके बाहर ब्रैकेट के बाहर जैसे पोटेशियम है ये वाला, ठीक, ये आयोनाइज कर जाएगा पोटेशियम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, यानी जो भी ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा रहेगा उसी को हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर भी कह देंगे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है द सेंट्रल एटम्स एंड द लिगेंड्स attached to it are enclosed in the square bracket is collectively termed as coordination pair, तो coordination entity ही coordination pair है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन मतलब अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन द स्पेशियल
स्पेस, ठीक है, अराउंड दी सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड जो स्पेस है ना, उसके चारों तरफ जिस तरीके का भी अरेंजमेंट होगा उसे हम लोग कह देंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेटल है सेंट्रल मेटल एटम, इस पे लिगेंड्स है ना अटैच है, टोटल 6 लिगेंड अटैच है। तो 6 लिगेंड, इनका शेप क्या हो जाएगा, देखो ये जो लिगेंड अटैच है, ये जो 4, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं, ये ब्लू कलर से मैं सर्कल कर देता हूं, ये जितने भी ब्लू कलर से लिगेंड को मैंने सर्कल किया हुआ है, ये एक स्क्वायर की फॉर्म करेंगे, एक स्क्वायर का प्लेट फॉर्म करेंगे इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर का प्लेट फॉर्म करेंगे और इसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। और ये जो दो बॉन्ड है जिनको मैं रेड कलर से सर्कल कर रहा हूं, तो जो लिगेंड, बॉन्ड नहीं लिगेंड, जो ये दो लिगेंड है जिनको मैं रेड कलर से सर्कल कर रहा हूं, इनको मैं कहूंगा एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे वर्टिकली है, वर्टिकली है, ये सब हॉरिजॉन्टल, ये जो स्क्वायर की प्लेट है वो हॉरिजॉन्टली लगी हुई है, ठीक है। तो ये बनता है ऑक्टाहेड्रल, इस तरीके की शेप जो बनेगा ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ये है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर है, तो ये जो स्क्वायर प्लेनर है वो एक प्लेन के अंदर रहेगा और एक स्क्वायर, ये चारों लिगेंड जो है एक प्लेन के अंदर रहेंगे और एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे इस तरीके से, सिंपल एक स्क्वायर, इसी वजह से ये स्क्वायर प्लेनर हो जाता है, बिकॉज दे फॉर्म स्क्वायर प्लेनर। ये है इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो ब्लू कलर के लिगेंड्स को किया हुआ है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन एक ट्रायंगुलर प्लेट जो है फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, और एक्सियल पोजीशन में एक लिगेंड का फॉर्मेशन होगी। ये एक्सियल पोजीशन है, रेड कलर से हम लोग कर रहे हैं एक्सियल पोजीशन। तो इस तरीके का जब स्ट्रक्चर बनता है ना, तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। फिर उसके बाद यहाँ पे ये एक्सियल पोजीशन पे है एंड ये जो बाकी नीचे के 4 एलिमेंट है ये एक स्क्वायर बनाएंगे प्लेन, एक ही प्लेन के अंदर ये स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से स्क्वायर पिरामिड बन जाएगा, ये पिरामिड बन गया, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। नाउ बात करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, टॉपिक की बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम आयन। सेंट्रल एटम आयन का ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको एक निकाल के बता देता हूं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको अलग निकलता है। ऑक्सीडेशन का मतलब हो जाता है कि सेंट्रल एटम में ना कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं या फिर कितने गेन किए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे पास है कॉपर, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता रखी है, मैं निकाल के आपको बता देता हूँ कैसे है ये। Cn ब्रैकेट में 4, ठीक है, 3 नेगेटिव, 2-4 और एग्जांपल कर लेंगे। देखो आप क्या करिए, कॉपर को X मान लीजिए, कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट को X मान लीजिए, प्लस टोटल क्वांटिटी में साइनाइड कितने हैं, 4, और साइनाइड का फॉर्मूला होता है Cn नेगेटिव, यानी -1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल्स टू total charge on this coordination pair is -3. Now solve this, you will get x minus 4 equals to -3, यानी x equals to -3 plus 4 and x equals to +1, ठीक है। तो now the coordination, the oxidation number of copper is +1, ठीक है। इसी तरीके से और भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा यहाँ पर ये Fe का एक हो जाएगा FeCN6,
4 नेगेटिव। तो x मान लीजिए आप F का, टोटल क्वांटिटी में कितने हैं साइनाइड 6, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, साइनाइड की Cn नेगेटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1। ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू -4। ये हो जाएगा x -6 इक्वल्स टू -4। नाउ x इक्वल्स टू -4 + 6 एंड x इज इक्वल्स टू +2। तो यहाँ पे इस केस में आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ रहा है वो +2 आ रहा है, ठीक है। और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, इस बुक के अंदर से ही कई सारे ऐसे कंपाउंड के एग्जांपल ले सकते हैं। आप इसी का ले लीजिए, अमाइन का, ठीक है। तो ये है कोबाल्ट NH3 6 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, 3 पॉजिटिव। तो हम x कोबाल्ट का क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, प्लस अमाइन टोटल कितनी क्वांटिटी है 6, इनटू अमाइन का, अमाइन पे चार्ज कितना होता है या उसकी वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि न्यूट्रल लिगेंड है या उस पर कितना चार्ज है। +3 टोटल इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे +3 चार्ज है। ये हो जाएगा x + 0 इक्वल्स टू +3, हो जाएगा x इक्वल्स टू +3। तो यहाँ पे कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरीके से आप निकल का भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से आप प्लैटिनम का भी निकाल सकते हैं इस केस के अंदर, ठीक है। यहाँ से अलग अलग कंपाउंड लेके आप आराम से इजीली निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो आई होप ऑक्सीडेशन नंबर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप कई सारे ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल भी सकते हैं। लेकिन जब निकल जाए ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप कैसे लिखेंगे, आप सिंबल लिख के, ठीक है, आप क्या करेंगे, रोमन नंबर में इसको, यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना कॉपर को, और रोमन नंबर में +1 डाल दिया गया है, ठीक है। तो नेमिंग की जाती है, या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट करना हो रोमन नंबर में, ठीक है। तो ब्रैकेट के पार्थेसिस के अंदर, यानी ब्रैकेट के अंदर आप लिख दीजिएगा, वो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। नाउ आज का लास्ट टॉपिक है, वो है होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक उनको कहते हैं जिनके अंदर ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड्स प्रेजेंट हो, जैसे कि ये वाला एग्जांपल कोबाल्ट NH3 6, तो यहाँ सिर्फ अमाइन ही प्रेजेंट है, तो ये होमोलेप्टिक हुआ। और हेट्रोलेप्टिक के अंदर यानी दो अलग अलग टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे, जैसे यहाँ पे अमाइन प्रेजेंट है, यहाँ पे क्लोरीन भी प्रेजेंट है, तो अमाइन और क्लोरीन दो अलग अलग लिगेंड हुए, इसकी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, हेट्रोलेप्टिक। तो अभी ये टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस पे नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे देते ही देते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप सीख लीजिएगा, कर लीजिएगा। आई होप जितना आज पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही हम लोग लेकर आएंगे। आई होप टुमारो मैं इसका एक और पार्ट कंप्लीट कर दूंगा, और आपके पास जल्दी से नॉमेनक्लेचर का भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी हम लोग कर लेंगे और इसको फिनिश करेंगे। थैंक यू।